तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में। और चर्चा के तहत हमारा विषय बेहद महत्वपूर्ण है। हमारा आज का विषय है नीट सुप्रीम सुनवाई जारी, फैसला पड़ेगा भारी। सुप्रीम सुनवाई से आशय यह है कि देश के सुप्रीम कोर्ट में आज नीट के मसले पर सुनवाई हुई। 38 की करीब याचिकाएं हैं जिन पर एक साथ देश का सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ही नहीं कर रहा है, स्वयं चीफ जस्टिस उस बेंच में मौजूद हैं जो बेंच इस मसले की सुनवाई कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज की सुनवाई की रही वो ये रही कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने इस बात की पुष्टि की कि इसमें कोई शक नहीं है कि पेपर आउट हुआ, लेकिन ये आउट कितने लोगों के बीच हुआ ये महत्वपूर्ण है। उन्होंने साथ में ये टिप्पणी भी कर दी कि महज 2 लोगों के कारण से पूरा एग्जाम कैंसिल नहीं हो सकता। ये देखना होगा कि इसका दायरा कितना व्यापक था। अब यहीं से सवाल खड़ा होता है। देश के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने ऑन रिकॉर्ड सबसे पहले यह बात कही थी कि कोई पेपर आउट नहीं हुआ, परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। बाद में धर्मेंद्र प्रधान जी ने ही माना 16 जुलाई को कि पेपर आउट हुआ और कोर्ट में हलफनामे के तौर पर भी आ गया कि पेपर आउट हुआ। और आज तो सुप्रीम कोर्ट में स्वयं जज साहब ने भी कह दिया कि पेपर आउट हुआ। तो कहानी शुरू हुई थी पेपर आउट नहीं हुआ से और आखिरकार 20 दिन में यह आ गया कि पेपर आउट हुआ। अब सवाल यहां से शुरू हो जाता है कि आज कह रहे हैं कि 2 लोगों को पता था पेपर, हो सकता है एक हफ्ते बाद कहें कि 20 लोगों को पता था, और जब जांच अंतिम निष्कर्ष में पहुंचे तो पता चला कि हजारों को पता था। तो कुल मिलाकर अतीत में अनुभव यह रहा है कि जब भी पेपर आउट की कोई खबर आई उस एग्जाम को तुरंत स्थगित किया गया, निरस्त किया गया, नए सिरे से परीक्षा कराई गई। पर नीट के मामले में सरकार के हाथ पैर क्यों फूले हुए हैं? सरकार ने भी चाहा है कि परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाए। क्यों नहीं कराई जाए? क्योंकि 5 मई को इसका जब एग्जाम हुआ था नीट का मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए, तो तकरीबन 24 लाख छात्र इस पर बैठे थे। 571 शहरों के तकरीबन 4,500 से अधिक केंद्रों पर यह परीक्षा कराई गई थी। तो इतने बड़े स्तर पर फिर से परीक्षा आयोजित करना निश्चित रूप से चुनौती है। पर क्या इस चुनौती के मद्देनजर उसको नजरअंदाज कर दिया जाए जो गड़बड़ी इस परीक्षा के संदर्भ में दिखाई देती है? इसकी रोशनी में बात करते हैं। हमारे साथ इस अहम मसले पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ जाने माने प्रशासनिक अधिकारी रहे डॉक्टर आलोक शुक्ला साहब मौजूद हैं। हमारे साथ जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर जवाहर सूरी सेठी भी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं धीरज सिंह जी जो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर आलोक शुक्ला साहब आपसे करना चाहता हूं। बड़ा अचंभित हूं मैं इस बात की से कि पेपर तो आउट हुआ है पर निरस्त नहीं की जाएगी परीक्षा। आप तो शिक्षा सचिव भी रहे, थोड़ा समझाएं ना हमको। पहले आप लोग गलत फैसले लेते थे, अब फैसला सही लिया जा रहा है, या पहले सही फैसला लिया जाता था अब फैसला कुछ और लिया जा रहा है? नहीं हिमांशु जी, मैं भी अचंभित ही हूं इस बात से कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि पेपर आउट हुआ है और दूसरी तरफ फिर उसके बाद हम कह रहे हैं कि नहीं, परीक्षा कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो अपने आप में बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी सी बात है। अगर पेपर आउट हुआ है और दूसरे आप ये देखेंगे कि और बहुत सारे दूसरे जो पेपर आउट होने की घटनाएं अभी पिछले कुछ दिनों में हुई हैं उसमें तो पेपर कैंसिल किए गए हैं जी। तो इसको मुझे तो लगता है कि कोई प्रेस्टीज का पॉइंट ना बनाते हुए पेपर कैंसिल करके और दोबारा से कराना चाहिए। पर मैं जानना ये चाहता हूं शुक्ला साहब कि हम हर मसले पर अब अदालत के दिशा निर्देश पर काम करना क्यों चाहते हैं? क्या आप लोग इसीलिए इस व्यवस्था में आए थे जिसमें एक कार्यपालिका, एक विधायिका, एक न्यायपालिका है? यह फैसला अदालत के स्तर पर तय होने का है या यह फैसला प्रशासनिक स्तर पर लिया जाना चाहिए कि परीक्षा दोबारा होनी है या नहीं होनी है? देखिए, बात यह है कि जब इसको जो कराने वाले हैं परीक्षा, वो अगर शुरू में इस बात को स्वीकार कर लेते कि हाँ हमसे कुछ गलती हुई है तो फिर अदालत में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती जी। आपने अभी खुद ही बताया कि पहले कहा गया कि नहीं जी पेपर आउट हुआ ही नहीं है जी, हर चीज को पूरी तरह से डिनाई कर दिया और उसके बाद जब अदालत में मामला गया तब फिर मानना पड़ा। तो और आप जैसे आप कह रहे हैं कि अभी कह रहे हैं 2 को पता था, फिर पता नहीं कितने को पता होगा। दरअसल प्रशासन में हमको ईगो नहीं रखना चाहिए जी। और जब ईगो हो जाती है कि नहीं मुझसे तो कोई कभी गलती हो ही नहीं सकती, हर व्यक्ति एक इंसान है, गलती हो सकती है। और देखिए, भ्रष्टाचार में और गलती होने में थोड़ा सा अंतर है जी। तो अगर आपका दिल साफ है
अगर आपने कोई भ्रष्ट आचरण नहीं किया है और कोई गलती हुई है तो उसको स्वीकार करके दोबारा परीक्षा कराने में मेरी समझ में तो कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए और कोर्ट में जाने की कोई आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। कहीं पर भी जाने की जरूरत ही नहीं थी। कुल मिलाकर अगर आपको पता चल रहा है कि पेपर लीक हुआ है, पर मेरे साथ में धीरज सिंह जी जुड़े हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट में इस मसले की पैरवी कर रहे हैं, शायद वो हमें वस्तु से अवगत कर पाए। धीरज सिंह जी, मैं थोड़ा अचंभे में हूं। मेरे पास जो जानकारी आई हुई है उसमें अलग अलग जगहों पर एफआईआर है। एक एफआईआर पटना के संदर्भ में बताई जा रही है जहां पर पेपर आउट के संदर्भ में तो पुष्टि हो रही है। एक एफआईआर गुजरात के गोधरा के संदर्भ में है जहां पर भी पेपर आउट होने की बात है। एक एफआईआर महाराष्ट्र के अंदर बताई जा रही है, वहां पर भी 4 लोग हिरासत में जिन्होंने पेपर आउट किया है। कलकत्ता के संदर्भ में भी खबर आ रही है कि 12 लाख रुपए लेकर परीक्षा में पास कराने के संदर्भ में डील हो रखी थी। इसके बावजूद भी बात यह की जा रही है कि इसका दायरा कितना व्यापक है, जरा बताएं। थोड़ा धीरे जी आप भी बताएंगे कोर्ट में चल क्या रहा है। नहीं, बिल्कुल। जो हमारे को पैनलिस्ट ने भी बोला जी कि सरकार को या किसी भी संस्था को इसको प्रेस्टीज का इशू नहीं बनाना चाहिए जी, क्योंकि पहले सरकार का स्टैंड और एनटीए का स्टैंड था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ जी, और उसके बाद फिर स्टैंड में चेंज आया कि नहीं जी पेपर लीक हुआ, लेकिन बड़े छोटे लेवल पे हुआ, आइसोलेटेड इंसिडेंट थे जिसका बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर कोई असर नहीं हुआ जी। और यही उन्होंने अपना रिटर्न में भी एलेज्ड वर्ड यूज करते हैं कि एलेज्ड पेपर लीक, जो उन्होंने अपना काउंटर एफिडेविट कोर्ट में फाइल करा जी। आज हमने 6, क्योंकि सरकार के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है और पिटिशनर्स के पास जो याचिका करता है बच्चे हैं और जो उनके एडवोकेट्स हैं, हम लोग को तो जो जितनी इंफॉर्मेशन मिली उन सबको हम इकट्ठा करा, कंपाइल करा और कोर्ट में फाइल करा जी। तो आज हमने 6 एफआईआर का जो डिफरेंट स्टेट्स में जो है उसका कोर्ट को इंटीमेट करा जी। और सरकार का कहना है कि जो पेपर लीक है वो सिर्फ पटना में हुआ है, बाकी वो एफआईआर में भी जो है वो डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि बाकी एफआईआर जो है वो इम्पर्सोनेशन और अलग मुद्दों पे हैं जी, उनका पेपर लीक से कोई मतलब नहीं है। तो इन सब पे कोर्ट ने बोला है कि आप सारी डिटेल्स लेके आए और साथ साथ आज कोर्ट ने 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दी और ऑर्डर्स दिए। पहला कि स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई से मांग ली, क्योंकि भारत सरकार ने बहुत सारी पिटीशन में इंक्लूडिंग मेरी पिटीशन में भी हमने सीबीआई इंक्वायरी मांगी थी। तो क्योंकि सरकार ने सीबीआई इंक्वायरी सुमोटो कर दी है तो और एनटीए का स्टैंड जो है वो कोर्ट के आगे, सुप्रीम कोर्ट के आगे एनटीए ने जो अपना एफिडेविट फाइल करा है उसमें एनटीए ने ये बोला है कि भाई क्योंकि ये सारी जांच सीबीआई कर रही है तो पेपर लीक पे और बाकी चीजों पे हमारा कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा जी। तो एनटीए जो है, जो कि एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली बॉडी थी, वो इसमें कुछ भी कहने से बच रही थी। तो आज हियरिंग के दौरान जो पिटिशनर्स के एडवोकेट्स थे हम सब ने फिर कोर्ट से रिक्वेस्ट करी कि भी क्योंकि एनटीए इस पे कुछ बता नहीं रही और सारी जांच सीबीआई कर रही है तो सीबीआई को डायरेक्शन दिया जाए कि इसमें स्टेटस रिपोर्ट फाइल करी जाए। तो कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट करते हुए और इसका बल्कि भारत सरकार और एनटीए ने विरोध करा जी। लेकिन कोर्ट ने एक और बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन दी। कोर्ट ने कहा कि नॉर्मली हम इसको नहीं ऑर्डर करते इस लेवल पे, पर लोगों का जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं और समाज का इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में बिलीव बनाए रखने के लिए करना जरूरी है जी। तो कोर्ट ने एक आदेश तो आज सारी चीजों पे कि किस लेवल पे हुआ, पहला इंसिडेंट कब हुआ, एग्जामिनेशन होने और लीक में कितना समय था, कितने लोग बेनिफिटेड हुए इससे, इन सब पे सीबीआई से मांगा। साथ साथ एनटीए से भी एक डिटेल्ड एफिडेविट मांगा कि क्या प्रोसेस है फ्रॉम प्रिंटिंग ऑफ पेपर से लेके और डिस्ट्रीब्यूशन तक, क्या प्रोसेस है। अरे एक बात बताइए धीरेन्द्र जी, सरकार की मंशा स्पष्ट है कि वह दोबारा से एग्जाम कंडक्ट नहीं करना चाहती। बड़ी संख्या में बच्चे भी इस याचिका के साथ अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि फिर से परीक्षा ना कराई जाए और इसके बीच में सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। बतौर वकील क्या आप आश्वस्त हैं कि अदालत में एक निष्पक्ष रिपोर्ट दाखिल होगी या जो सरकार की मंशा है उसी के अनुरूप रिपोर्ट की उम्मीद या आशंका आपको है? क्योंकि सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, चीफ जस्टिस की अदालत है,
इसलिए कोई मैनिपुलेशन करना तो मुश्किल होगा, पर हमेशा सरकार का दबाव या एजेंसीज के ऊपर जो एलिगेशंस लगते रहते हैं और गवर्नमेंट का जो स्टैंड है, क्योंकि सरकार ने एक स्टैंड ले रखा है कि हमने इस पे री एग्जामिनेशन नहीं कराना है, तो कहीं ना कहीं उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। मेरे साथ में डॉक्टर जवाहर सूर्य शेट्टी साहब जुड़े हुए हैं, शिक्षा जगत का बड़ा नाम है डॉक्टर जवाहर। और आपसे पूछने के लिए मेरे पास सवाल थोड़े दूसरे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस पेपर आउट की घटना को शिक्षा जगत किस रूप में ले रहा है? पहले भी होता है, वैसे इस बार भी हो गया, कौन सी खास बात है? और जो एग्जाम कराने ना कराने को लेकर असमंजस है, इस बार आपका क्या कहना है? लोग 2-2 साल अपने स्कूल ड्रॉप करके इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, भविष्य का सपना बुनते हैं, अपना खाना पीना पूरी दिनचर्या को छोड़ देते हैं। अब एग्जाम दे चुके 5 मई को, अब उनके संदर्भ में फिर से आ जाए कि 1 महीने या 2 महीने बाद फिर परीक्षा होगी, तो वस्तुतः जो मेहनत के साथ उन्होंने अपने आप को तैयार किया था, उनके ऊपर कितनी बड़ी जाती होगी। और दूसरा सवाल ये, अगर एग्जाम का पेपर आउट है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, इसके बावजूद भी अगर एग्जाम दोबारा से नहीं कराया जाता है, तो भविष्य में जब भी पेपर आउट होंगे तो क्या माना जाए, ये नजीर बनेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ही जब यह आदेश नहीं आया कि आउट होने पर एग्जाम कराना है, तो अब तो मस्त आउट करो, एग्जाम दोबारा होना नहीं। क्या कहते हैं जबरदस्त, नया संकट खड़ा हो जाएगा? नहीं, पहली बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पे जो परीक्षा होती है, तो उसमें निर्णय अलग लिया जा सकता है। और 500-600 के जो परीक्षाएं होती है, जिसमें अमूमन हर बार स्टेट एग्जाम जो होते हैं उसमें पेपर आउट होता है, खासकर बिहार में, उसमें एक अलग निर्णय लिया जाए। 24 लाख चूंकि अभ्यर्थी हैं और उसमें से करीब 1 लाख लोग अभी अपील कर रहे हैं कि हमको परीक्षा दोबारा से देनी। हाँ, तो लेकिन आपने जैसा कहा, उतने ही लोग होंगे जो ये भी कह रहे हैं कि परीक्षा दोबारा मत लीजिए। तो अगर इसमें मनोविज्ञान की बात करें तो बच्चों की मनोविज्ञान ये है कि हम जो मार्क्स मिले हैं वस्तुतः उनसे संतुष्ट हैं और हम अपनी परिस्थिति हम खोज लेंगे। जो पीड़ित हैं उनको जरूर न्याय मिलना चाहिए। तो इसमें सरकार या कोर्ट भी ये कर सकती है, सीबीआई के दिशा निर्देश के बाद, कि एक परीक्षा हम करवा लें और वैकल्पिक कर दें कि जिसको जाना है उसमें चले जाए। 1000 सीट हम काउंसलिंग से बाहर रख देते जी। पर शिक्षा जगत इसको ले किस रूप में रहा है? आपने इसमें टिप्पणी की, ये कितनी बड़ी त्रासदी के रूप में है ये पूरा विवाद, और इसमें सरकार कितनी जिम्मेदारी या गैर जिम्मेदारी का परिचय दे रही है? नहीं, सरकार के पहले से जो वक्तव्य है वो गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि ये पता था कि ये लीक हुआ है, ये तो 100% सही है जी। लेकिन उसके बाद भी उसका बचाव करना ये गलत बात है। और बच्चे पीड़ित हैं तो उनको जरूर हमको सर्विस देनी चाहिए, ये सरकार का काम है जी। दूसरी बात यह है कि एनटीए जैसी परीक्षा जितनी बड़ी और विश्वसनीय परीक्षा है, उसमें इस तरह की गड़बड़ी होना एक बहुत बड़ा संकेत है कि कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। तो उस वक्त भी मैंने कहा था सोल्यूशन था हमारे पास कि जेई टेक्नोलॉजी के जरिए होता है, ग्रामीण इलाकों में भी होता है, तो नीट को क्यों ना कर दिया जाए। ये सवाल का जवाब अभी तक सरकार के पास से आया ही नहीं। तो कुल मिलाकर जवाब सरकार के पास से आया नहीं। पर मैं डॉक्टर विश्व साहब आपके पास आना चाहता हूं, जो बच्चे इस एग्जाम को क्लियर नहीं करा पाए, असफल रहे, वो तो इस बात के हिमायती हैं, एक मौका और सही। पर जिनके नंबर ठीक ठाक आ रखे हैं, बिना पेपर आउट हुए आ रखे हैं, उनके लिए तो संकट है। क्या मानते हैं कि यह धर्म संकट ही सरकार के लिए असल संकट है? किसके पक्ष में जाएं, किसके पक्ष में ना जाएं? आप ऐसे फैसले कब ऐसे लेते हैं? मुझे तो हिमांशु जी फॉर्चुनेटली बहुत सारी परीक्षाएं कराई हैं और ईश्वर की कृपा रही कि ऐसी स्थिति आई नहीं जी। पेपर लीक नहीं हुआ जिस समय मैं काम कर रहा था, तो ऐसी परिस्थिति नहीं पैदा हुई। लेकिन देखिए, ये तो है, जो जिसका सिलेक्शन हो गया है वो नहीं चाहेगा कि दोबारा से परीक्षा हो, क्योंकि अब इस परीक्षा में बहुत सारी किस्मत की बात भी होती है कि जो क्वेश्चंस आए हैं वो आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं जी। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो मांगेंगे कि पेपर दोबारा किया जाए। तो लेकिन अब सवाल इससे ज्यादा बड़ा है, किसी व्यक्ति या किसी बच्चे की सोच से ज्यादा बड़ा है विश्वसनीयता का सवाल।
जी। आप एक इतनी बड़ी परीक्षा लेते हैं और उसकी विश्वसनीयता का प्रश्न है कि क्या ये परीक्षा विश्वसनीय है। जी। और जब विश्वसनीयता का प्रश्न हो जाए तो मुझे लगता है कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता है। और इसलिए मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है, मैं सरकार को सलाह नहीं दे सकता, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि दोबारा परीक्षा करानी चाहिए, उसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। दोबारा परीक्षा के स्पष्ट हिमायती हैं डॉक्टर आलोक शुक्ला साहब, पर मेरे साथ में जो अधिवक्ता हैं धीरज सिंह जी, आपने जानना है कि आपको कोर्ट की मंशा क्या समझ में आई? धीरज जी, कोर्ट कह रहा है कि कितने स्तर तक आउट हुआ इसके आधार पर तय करेंगे। ये तय कैसे हो पाएगा? यहां पिछले 15 दिन में कहानी बदल गई। पेपर आउट हुआ ही नहीं था, हुआ था 2 लोगों को पता था, नहीं एक सेंटर के कुछ बच्चों को पता था, नहीं कुछ शहरों में पता था। इसके बाद में कह रहे हैं कि जरा बताइए स्टेटस कितना व्यापक है। ऐसा कौन सा मॉडल है जिसके 11 तक पता चल जाएगा कितने बच्चों तक पहुंचे थे पेपर समय से पहले? नहीं, आज जो है कोर्ट ने माना कि पेपर जो है वो इंटरनेट के द्वारा लीक हुआ है, और अगर पेपर इंटरनेट और सोशल मीडिया के द्वारा लीक हुआ है तो बड़े कम समय में वो कहां तक स्प्रेड हो सकता है ये हम सब जानते हैं जी। कि उसका आज इंटरनेट और सोशल मीडिया का एक्सेस कहां तक है, वो रिमोट एरिया तक भी विद इन मिनट्स और सेकंड्स पहुंच सकता है। दूसरा जो एक सवाल आपने उठाया कि, और हमारे डॉक्टर साहब ने बोला कि मेन जो क्वेश्चन है कि जो बच्चे, मेरे पास ऐसे बच्चे भी इस पिटीशन में है जिनके नंबर 675 नंबर है, जिनकी रैंक 10,000 आई है, जिनको आज 10,000 रैंक आने के बाद भी अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है, लेकिन वो भी सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि उनको उनका मनमाफिक सेंटर नहीं मिल रहा। अगर दिल्ली के बच्चे का नंबर अगर ये बंगलिंग नहीं हुई होती तो 10,000 वाले का वो 500 से 1000 के बीच में वो कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उनको दिल्ली के अंदर सेंटर मिलता। ये सारा का सारा जो खेल हुआ है वो जितनी भी सरकारी सीट्स हैं, करीब 56,000 गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स हैं इसके अंदर है, और जो सारा, क्योंकि एनटीए ने एक स्टैंड जो लिया है कि बच्चे ज्यादा इस साल बढ़ गए, 3 लाख बच्चे बढ़ गए, इसलिए हमारी मेरिट ऊपर चली गई। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो पिछली साल से 3 लाख बच्चे बढ़े, पिछली बार 20 लाख बच्चे थे और 620 से 700, पिछली बार 610 पे कट ऑफ था जी। तो 620 से 720 के बीच में 0.6% बच्चे लाए थे, और इस बार वो संख्या जो है 620 से 720 में वो बढ़ के 2.5% हो गई, करीब 500% का इजाफा हो गया। तो सारे जो बच्चे हुए, जो अच्छे बच्चे आए या जो मेरिट बढ़ी है, वो टॉप 100 620 से 720 नंबर के बीच में बढ़ी है। और अगर हम इसी को कंपेयर करें, जिन बच्चों के 520 से 620 नंबर आए हैं उनकी परसेंटेज जो है पिछली बार 4.43 थी, इस बार वो घट के 4.39 हो गई जी। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि अगर पेपर, क्योंकि सरकार ने आज एनटीए ने एक स्टैंड लिया कि पेपर हमने थोड़ा सा इस बार हल्का था, सिलेबस कम कर दिया, बच्चे ज्यादा बढ़ गए, तो अगर ये सब कुछ मान ले तो वो बढ़ोतरी हर लेवल पे दिखनी चाहिए थी, हर जंक्शन पे नजर आना चाहिए था। तो जितनी सरकारी सीटें हैं वहीं तक बच्चे जो है वो 500-500 गुना बढ़ गए, वो 5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है उनकी परसेंटेज में, और बाकी जो नीचे है वो डाउनफॉल आ गया है। और एक चीज और है, जो बच्चा, बात 24 लाख और 24,000 बच्चों की नहीं है, जो बच्चा पढ़ के आया है जी और जिसने अपनी तैयारी करी है और जिसको उम्मीद दिल्ली एम्स में एडमिशन की थी, वो बच्चा भी रीटेस्ट और रीनीट चाहता है, क्योंकि वो अपने रैंक से, चाहे उसका रैंक 500 था, उसको उम्मीद थी कि मैं टॉप 100 में आऊंगा। तो कुल मिलाकर महत्वपूर्ण जो बात है वो है विश्वसनीयता की। तो जवाहर साहब, आखिरी में आना चाहता हूं, आप दोनों सुझाव दे रहे थे कि आपको नहीं लगता है कि इस देश में पारदर्शिता के प्रति आग्रही होना चाहिए, गलतियों के लिए व्यक्ति दंडित होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मिसाल के रूप में सामने आना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता है कि संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, जब यह बात प्रमाणित है कि परीक्षा उस गुणवत्ता के साथ और उस गोपनीयता के साथ आयोजित नहीं हुई जो इसे होना चाहिए था, तो इसको नए सिरे से कराया ही जाना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता जी। और मुझे लगता है हमको इंतजार करना चाहिए
सीबीआई की रिपोर्ट का, जैसे सुप्रीम कोर्ट कह रही है जी कि हम एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि गलती हुई है, ये तो तय, जी, लेकिन 2 के साथ हुई है, 2 लाख के साथ हुई है, 2 करोड़ के साथ हुई है, ये बहुत बड़ा मसला है। और सभी बच्चों को पीड़ित करना जिन्होंने गलत नहीं किया है वो गलत है। मेरा कहना यह है, इन्होंने गड़बड़ी शुरुआत में कर दी कि ये पब्लिक डोमेन में आने से पहले इन्होंने ग्रेस मार्क्स देके जो असली नंबरों के छेड़छाड़ किया है, उसकी वजह से जो अभी अधिवक्ता जी कह रहे हैं जी, हाँ ये परसेंटेजेस में फर्क है, ये इन्होंने छुपाने की कोशिश की, यही सबसे बड़ी गलती हो गई। अगर उसी वक्त कोई सुधार हो सकता था तो बेहतर होता। तो जवाहर जी कह रहे हैं कि सीबीआई रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए जो 11 तारीख को आएगी, लेकिन जितनी एफआईआर की जानकारी है वो एफआईआर अलग अलग जगहों से है, जिसका स्पष्ट आशय है कि पेपर आउट ही नहीं हुआ बल्कि अलग अलग जगहों पर भी आउट हुआ और अलग अलग जगहों तक पहुंचा है। तो फिर इसके दायरे को महज एक रिपोर्ट के आधार पर क्या सीमित मान लिया जाएगा, या वस्तुतः इस गलती को स्वीकारते हुए कि हम छात्रों के विश्वास को इस परीक्षा में कायम रख पाने में सफल नहीं रहे, नए सिरे से परीक्षा आयोजित करके पारदर्शिता के साथ में सही प्रतिभागियों को सही स्थान पर पहुंचाने के लिए निर्णय लिया जाएगा। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस देश में प्रशासनिक फैसले भी अदालत की ओट में ही लिए जाते रहेंगे या प्रशासनिक स्तर पर भी फैसले लेने का साहस सरकारें दिखाएंगी। सवाल महत्वपूर्ण है, आने वाले समय में उत्तर मिलेगा। लेकिन इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आप तीनों मेहमानों को धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषयों के साथ, तब तक के लिए इजाजत, सादा प्रणाम।